हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है शहरी स्थानीय निकाय, जिसे यूएलबी कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा शहरी स्थानीय निकाय। तो शहरी स्थानीय निकाय भारत में स्वशासन की तीसरी परत है, जिन्हें हमारे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। बात करेंगे ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि की। तो हमारे पहले नगर निगम की बात करें, किसकी? पहले नगर निगम की बात करें भारत में, तो 1687 में, 1687 में मद्रास में। अब 1687 में पहली बार नगर निगम की स्थापना की गई थी भारत में, 1687 में, वो भी मद्रास में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की पहली नगर पालिका कब बनाई गई? 1864 में। 1864 में माउंट आबू में पहली नगर पालिका बनाई गई थी। प्रारंभिक प्रयास की बात करें तो राजीव गांधी सरकार के द्वारा 65वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से, या राजीव गांधी सरकार के द्वारा 65वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से प्रारंभिक प्रयास किए गए थे। किसके? हमारे नगरीय स्वशासन इकाइयों के। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। संवैधानिक आधार की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय जो निकाय है उनको संवैधानिक आधार दिया गया था। किसके माध्यम से? 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्रियान्वयन की बात करें तो 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 को भारत के अंदर इसे लागू कर दिया गया। राजस्थान में कब लागू हुआ? राजस्थान में 9 अगस्त 1994 को हमारी नगरीय स्वशासन की इकाइयां लागू हो जाती है। बात करें इनके संवैधानिक प्रावधानों की, संविधान में जुड़ाव की बात करें तो संविधान में भाग 9 ए जोड़ा गया है। इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में भाग 9 ए जोड़ा गया, आप इसे याद रखेंगे, जिसका शीर्षक क्या था? हमारे नगर पालिका। 9 में हमारे पंचायतें थी, 9 ए में हमारे क्या था? नगर पालिका। अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके अंतर्गत, जिसमें यूएलबी के लिए 18 विषय तय किए गए। कितने? यूएलबी के लिए 18 विषय तय किए गए। अनुच्छेद सीमा की बात करें तो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक स्थान दिया गया है नगर पालिकाओं को। कहां से कहां तक? हमारे 243 पी से 243 जेड जी तक हमारे नगर पालिकाओं को स्थान दिया गया है। अब हम देखें, ये तो हमने देख लिया जो हमारा 74वां संविधान संशोधन था उसके बारे में तो देख लिया। अब हम देखेंगे यूएलबी की संरचना, परिभाषाएं। सबसे पहले परिभाषाओं की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 243 पी में की बात करें तो सबसे पहले देखें, दो क्षेत्र होते हैं, एक तो हमारा महानगर क्षेत्र होता है और एक नगर या फिर कस्बा होता है। हमारा महानगर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होगा, क्या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा, उसे हम महानगर क्षेत्र कहेंगे। नगर या कस्बे की बात करें तो वो क्षेत्र जिसमें हमारा न्यूनतम 5000 की जनसंख्या हो। न्यूनतम कितनी? 5000 की जनसंख्या हो, जहाँ 75% पुरुष गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। 75% पुरुष क्या होता है? हमारे गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर हो, या जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से ऊपर होना चाहिए, तभी हमारे क्या उसे नगर या कस्बा कहेंगे। अब हम देखेंगे नगरीय निकायों की भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जैसे हमारे पंचायतों में थी, उसी प्रकार नगरीय निकायों में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। और इसके बारे में अनुच्छेद 243 क्यू के अंदर बताया है। किसमें? 243 क्यू में इसके बारे में बताया गया है। और ये अनुच्छेद हमारे नगरीय निकायों की त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख करता है। किसका? नगरीय निकायों की त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख करता है, जिसका गठन हमारी जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर इसका गठन होता है। सबसे बड़ी इकाई होती है हमारी कौन सी? नगर निगम। सबसे बड़ी इकाई होती है हमारी नगर निगम, जिसमें 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है उसे हम नगर निगम घोषित करेंगे। नगर परिषद की बात करें, म्युनिसिपल काउंसिल की, तो 1 से 5 लाख तक की जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होगा उसे नगर परिषद घोषित किया जाएगा। फिर इसके सबसे छोटे आता है नगर पालिका। नगर पालिका के 3 भाग है, नगर पालिका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 भाग किए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यदि जनसंख्या हमारे 50,000 से 99,999 तक है तो हमारी फर्स्ट के अंदर आएगी, 25,000 से 49,999 तक आएगी तो सेकंड में, और 5,000 से लेकर 25,000 की जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होगा उसे नगर पालिका थर्ड कैटेगरी में डाला जाएगा। तो निकायों को हम 3 कैटेगरी के अंदर बांट के देख सकते हैं। किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। सबसे बड़ी इकाई तो नगर निगम है, सबसे छोटी इकाई नगर पालिका थर्ड है। आप इसे याद रखें, जिसकी जनसंख्या 5,000 से 25,000 के बीच में होती है। अब हम देखेंगे इसके प्रशासनिक और कार्यात्मक अनुच्छेद के बारे में। इसके प्रशासनिक कार्यात्मक अनुच्छेद की बात करें तो सबसे पहले संगठन और चुनाव की बात करें तो अनुच्छेद 243 आर में, किसमें? अनुच्छेद 243 आर में इनके प्रशासनिक और कार्यात्मक अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। इसमें पार्षदों का चुनाव आता है। संगठन में देखें पार्षदों का चुनाव आता है 243 आर में। 3 स्तरों पर, या तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। कि तीनों स्तर पर क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की बात करें, किसके? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो इनका निर्धारण राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। इनके चुनाव का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधान मंडल करता है। राजस्थान में ये चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से हमारे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे।
मनोनयन की बात करें तो राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021 या राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा राज्य सरकार तीनों स्तरों पर सदस्य मनोनीत करती रहती है। क्या तीनों स्तर पर हमारे सदस्यों को मनोनीत करती रहती है। बात करें सदस्य को मनोनयन की तो नगर निगम में हमारे 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, नगर परिषद में 8 सदस्य और नगर पालिका में कितने 6 सदस्य। तो 12, 8 और 6 ये हमारे क्या तीन तरह के सदस्य हैं जिनको क्या हमारे मनोनयन करती है कौन राज्य सरकार। अन्य प्रावधान की बात करें तो 243 एस के अंदर 243 एस के अंदर वार्ड समिति के गठन के प्रावधान किए गए। वार्ड समिति की बात करें तो 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कितने 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हमारे वार्ड समिति के गठन का उल्लेख किया गया है। कहां से 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वार्ड समिति के गठन का उल्लेख किया गया है। 243 डब्ल्यू की बात करें तो शहरी निकायों के कार्य के बारे में बताया गया है। इसमें हमारे 243 डब्ल्यू में हमारे शहरी निकायों के कार्यों के बारे में बताया है। शहरी स्थानीय निकायों के कार्य का उल्लेख हमारे 243 डब्ल्यू में किया गया है, जिसमें 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल किए गए हैं। या 12वीं अनुसूची में क्या 18 विषय शामिल किए गए। अब 12वीं अनुसूची में 18 विषय की बात करते तो ये कौन कौन से 18 विषय हैं उनकी बात करें तो ये विषय क्या मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के नियोजन विनियमन और नागरिक सेवाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है शहरी क्षेत्रों का नियोजन विनियमन और नागरिक सेवाओं से संबंधित है। कौन कौन से हमारे 18 विषय। पहला विषय आता है नगर नियोजन मतलब नगरों की योजना बनाना भूमि उपयोग का विनियमन करना। नगरों की योजना बनाना और भूमि उपयोग का विनियमन करना पहला विषय है। दूसरा भूमि उपयोग का विनियमन मतलब भवनों के निर्माण का विनियमन करना। तीसरा विषय आता है सड़कें और पुल तो शहरी क्षेत्रों में सड़कों गलियों और पुलों का निर्माण और रखरखाव करना। क्या शहरी क्षेत्रों में सड़कों गलियों और पुलों का निर्माण और रखरखाव करना। जल प्रदाय की बात करें तो घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए या घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जल की आपूर्ति करना। फिर लोक स्वास्थ्य स्वच्छता की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। क्या का सार्वजनिक स्वास्थ्य सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। पांचवा विषय छठा आता है अग्निशमन सेवाएं तो आग से सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना। क्या आग से सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना इसमें आता है छठे विषय में। सातवां विषय आता है शहरी वानिकी पर्यावरण और संरक्षण। शहरी वानिकी पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो पेड़ों का रोपण पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक का विकास इसके अंदर आता है। आठवां विषय आता है कमजोर वर्गों का हित संरक्षण। क्या कमजोर जो वर्ग है उनका हित संरक्षण की बात करें तो विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों की सहित कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा करना। फिर झुग्गी बस्ती सुधार की बात करें तो मलिन बस्तियों का सुधार और उन्नयन करना। क्या मलिन बस्तियों का सुधार और उन्नयन करना इसमें शामिल है। 10वां विषय आता है गरीबी उन्मूलन मतलब नगरीय गरीबी उपशमन अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के कार्य इसमें आते हैं। 11वां आता है हमारा शहरी सुख सुविधाएं। क्या शहरी सुख सुविधाएं हमारे पार्कों बगीचों खेल के मैदान जैसे सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान इसमें किया गया है। 12वां विषय आता है हमारा कौन सा सांस्कृतिक कार्य। इसमें सांस्कृतिक शैक्षिक और सौंदर्यपरक वस्तुओं को या पहलुओं को बढ़ावा देना इसमें शामिल किया जाता है सांस्कृतिक कार्यों में। शवों का अंतिम संस्कार तो कब्रिस्तान शमशान घाट शवदाह का प्रबंधन करना। क्या क्या कब्रिस्तान शमशान घाट और शवदाह का प्रबंधन करना इसमें शामिल होता है शवों के अंतिम संस्कार में। पशु क्रूरता निवारण की बात करें तो पशु पर क्रूरता का निवारण और कांजी हाउस का प्रबंधन भी इसमें आता है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की बात करें तो जन्म और मृत्यु के आंकड़ों का पंजीकरण करना इसमें शामिल किया जाता है। सार्वजनिक सुविधाओं की बात करें तो सड़कों पर प्रकाश पार्किंग स्थल बस स्टॉप और अन्य जो सार्वजनिक सुविधाएं इसमें शामिल की जाती है। वधशालाएं और चर्म शोधनशालाओं की बात करें तो वधशालाओं मतलब स्लॉटर हाउस और चर्म शोधशालाओं मतलब टैनरीज इनका विनियमन करना। चर्म शोधनशाला मतलब चमड़े के काम की बात कर रहे हैं और वधशाला मतलब जहाँ जानवरों को मारा जाता है स्लॉटर हाउस। पेट्रोलियम पदार्थों पर कर की बात करें तो स्थानीय उपभोग के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के विक्रय पर कर लगाना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 18 के 18 विषय हमने देख लिए। कौन कौन से 18 विषय थे कई बार आ जाते हैं जो 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। नगरीय नियोजन भूमि उपयोग का विनियमन सड़कें और पुल जल प्रदाय लोक स्वास्थ्य स्वच्छता अग्निशमन सेवाएं शहरी वानिकी पर्यावरण संरक्षण कमजोर वर्गों का हित संरक्षण झुग्गी बस्ती सुधार गरीबी उन्मूलन शहरी सुख सुविधाएं सांस्कृतिक कार्य शवों का अंतिम संस्कार पशु क्रूरता निवारण जन्म और मृत्यु पंजीकरण सार्वजनिक सुविधाएं वध वधशालाएं और चर्म शोधनशालाएं पेट्रोलियम पदार्थों पे कर ये हमने देख लिया। अब कुछ संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। जैसे हमारा 243 बाई में प्रावधान किया गया है राज्य वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया है। तो शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए या शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण की सिफारिश करने का प्रावधान किया गया है हमारे किसमें राज्य वित्त आयोग में स्टेट फाइनेंस कमीशन में। 243 जेड ए की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग मतलब SEC मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन की
प्रावधान किया गया है हमारे 243 जेड ए में। तो शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने और निगरानी करने और निर्देशन का प्रावधान किया गया है हमारे किस में, 243 जेड ए में। किसके माध्यम से, राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से। फिर 243 जेड डी की बात करें, जिला आयोजना समिति डीपीसी की बात करें, तो जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की, जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की योजनाओं को समेकित करके एक एकीकृत विकास योजना तैयार करने का प्रावधान किया गया इसमें 243 जेड डी में, मतलब जिला आयोजना समिति डीपीसी के अंदर। 243 जेड ई की बात करें तो महानगरीय आयोजना समिति एमएमसी विषय है इसका, किसका, 243 जेड ई का। तो महानगर क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, महानगर क्षेत्र जिनकी जनसंख्या क्या 10 लाख से अधिक है, उनके लिए एक एकीकृत विकास योजना तैयार करने का प्रावधान किया गया है। किसके माध्यम से, महानगरीय आयोजना समिति के माध्यम से हमारे एकीकृत विकास योजना तैयार करने का प्रावधान किया गया है, जिसके न्यूनतम 2/3 सदस्य पंचायत राज संस्थाओं मतलब पीआरआई और नगरीय निकाय मतलब यूएलबी से आते हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान में नगर निगम की बात करें, क्या राजस्थान में नगर निगम की बात करें तो राजस्थान में पहला नगर निगम कब बनाया गया, मतलब 1992 में सबसे पहले जयपुर और जोधपुर में पहला नगर निगम बनाया गया। फिर 1993 की बात करें तीसरा नगर निगम बनता कोटा में। 2008 की बात करें तो अजमेर और बीकानेर में चौथा और पांचवा नगर निगम बनता है। 2014 में उदयपुर भरतपुर छठे और सातवां नगर निगम बनता है, कौन सा, उदयपुर भरतपुर। 2019 की बात करें तो हमारे जयपुर, कोटा और जोधपुर जो 3 बड़े शहर हैं उनमें 2-2 नगर निगम बनाए गए। कितने, 2-2 नगर निगम बनाए जाते हैं हमारे जयपुर, कोटा और जोधपुर में, आप इसे याद रखेंगे। बात करें हमारे जयपुर नगर निगम को ग्रेटर और हेरिटेज, जोधपुर नगर निगम को उत्तर और दक्षिण, कोटा नगर निगम को भी उत्तर दक्षिण में बांटा जाता है, जिससे नगर निगम की कुल संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। फिर 2023 में हमारे अलवर को नगर निगम बनाया जाता है। फिर 2 सितंबर 2022 की बात करें, क्या 2 सितंबर 2022 की बात करें तो इसमें भीलवाड़ा और पाली को, या भीलवाड़ा और पाली को भी नगर निगम बनाया जाता है। और 10 नवंबर 2025 की बात करें तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज, जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण और कोटा नगर निगम उत्तर दक्षिण, इनकी जगह केवल एक एक नगर निगम होगा। इन दो, यहाँ दो दो नगर निगम के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे एक एक नगर निगम की बात की गई है। वर्तमान में देखें तो 10 वर्तमान में नगर निगम काम कर रहे हैं। राजस्थान कितने, 10 वर्तमान में नगर निगम काम कर रहे हैं। राजस्थान में नगरीय निकायों की कुल संख्या की बात करें तो नगर निगम तो कितने, 10, मतलब 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने, 10। नगर परिषद कितनी, 51 है। नगर परिषद कितनी, हमारी 51। म्यूनिसिपल काउंसिल कितने, 51 है। और 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाली हमारी नगर परिषद है, म्यूनिसिपल काउंसिल है। नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका हमारे कितने, 248 है, जिसमें 5 लाख से 5,000 से लेके 1 लाख तक की जनसंख्या है। तो टोटल यूएलबी की बात करें तो हमारे राजस्थान में यूएलबी कितनी है, तो 309। 309 यूएलबी मतलब अर्बन लोकल बॉडीज है। अब हम देखेंगे इनकी संस्था के स्तर के बारे में। सबसे टॉप लेवल पे कौन होती है, हमारी नगर निगम होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे नगर निगम कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है बनाने का, बड़े महानगरीय क्षेत्रों का प्रशासन संभालने के लिए। मेजर मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात करें तो बड़े महानगरीय क्षेत्रों का प्रशासन संभालने के लिए हमारे नगर निगम की गठन किया जाता है, जिसका हेड कौन होता है, महापौर। बात करें नगर परिषद का, म्यूनिसिपल काउंसिल का, तो छोटे शहर स्मॉलर सिटीज होते हैं और बड़े कस्बे, इनका प्रशासन संभालने के लिए सभापति के हेड में हमारे सभा, जिसका अध्यक्ष होता है, उसके अध्यक्षता में नगर परिषद का गठन किया जाता है। और सबसे छोटी होती है नगर पालिका, मतलब म्यूनिसिपैलिटी। तो संक्रमण क्षेत्र मतलब जो गांव से सीधे शहर बनने वाले हैं, अभी बने नहीं है लेकिन बनने की राह पर है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन एरिया कहते हैं। और छोटे कस्बे, उनका प्रशासन करने के लिए नगर पालिका का गठन किया जाता है, जिसके हेड को क्या बोलते हैं, अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कहते हैं। तो तीनों के बारे में हमने देख लिया। अब बात आती है राइट टू रिकॉल। एक बार जैसे चुनाव हो जाता है, क्या पार्षदों का चुनाव हो जाता है, नगर निगम में महापौर, इन सब का चुनाव हो जाता है। चुनाव होने के बाद यदि उनका चुनाव गलती से हो गया, मतलब वो जो प्रतिनिधि है वो सही नहीं चुने गए, तो क्या उनको वापस भी बुलाया जा सकता है। राइट टू रिकॉल की बात करें तो वापस बुलाने का अधिकार, ये प्रावधान लाया गया था 2011 में। वापस बुलाने का अधिकार लाया गया था 2011 में। प्रावधान क्रियान्वयन की लागू करने की बात करें तो सन 2012 में इसे लागू किया गया था। हटाने के प्रस्ताव की बात करें, लाने की, तो एक तिहाई सदस्यों के प्रस्ताव से इसे वापस हटाया जा सकता है। या प्रस्ताव के लिए कितने सदस्य चाहिए, एक तिहाई सदस्यों का समर्थन चाहिए। और हटाने के प्रस्ताव को पारित करने की बात करें तो 3/4 सदस्य समर्थन पारित करके, क्या 3/4 सदस्य हमारे जो इसमें इसके समर्थन में यदि इसको पारित कर दिया जाए तो हमारे जो सदस्य है, जो बार चुना गया उसको हटा दिया जाएगा। और ये प्रावधान 2017 से लागू है। ये प्रावधान कब से, 2017 से लागू है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अन्य शहरी स्थानीय निकाय की बात करें जो गैर संवैधानिक है, उनकी बात करें तो ये निकाय सीधे 74वें संविधान संशोधन के अंदर नहीं आते, बल्कि संसद के अधिनियम और राज्य सरकार की अधिसूचना पर आधारित है।
बात करें कौन-कौन से, एक तो हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, छावनी मंडल होता है। ये कैसे होते हैं? ये सांविधिक निकाय होते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं। बात करें आधार की, तो छावनी मंडल कानून या छावनी मंडल कानून 1924, जिसमें हमारा 2006 में संशोधन किया गया था, तो वो आधार है इसके स्थापना का। नियंत्रण की बात करें, नियंत्रण कौन रखता है? हमारी रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। सदस्य की बात करें तो नागरिकों में से निर्वाचित सदस्य, कैंटोनमेंट बोर्ड में क्या होता है? नागरिकों में से ही निर्वाचित सदस्य और सैन्य प्रशासन से मनोनीत सदस्य इसमें शामिल होते हैं। 2 सदस्य होते हैं, कौन-कौन से? नागरिकों में से तो हमारे निर्वाचित सदस्य होते हैं, सैन्य प्रशासन में से मनोनीत सदस्य होते हैं इसके सदस्य। अध्यक्ष की बात करें तो कमांडिंग ऑफिसर मतलब सीओ, सीओ इसका हेड होता है। कार्यकाल की बात करें जो निर्वाचित सदस्य के, तो 3 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो वर्तमान में एक छावनी मंडल है। कितने? राजस्थान में वर्तमान में एक छावनी मंडल है, और वो भी कहाँ पे? अजमेर में नसीराबाद छावनी मंडल, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो 1961 में नसीराबाद छावनी मंडल की स्थापना की गई थी अजमेर में। दूसरा तुम्हारा कौन सा? अधिसूचित क्षेत्र समिति, नोटिफाइड एरिया कमेटी की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी है? न तो ये संवैधानिक है, न ही अधिनियम के द्वारा आधारित है। जो अधिसूचित क्षेत्र समिति की बात करें, ना तो ये संवैधानिक है, न ही अधिनियम के द्वारा आधारित। तो फिर इसका आधार क्या है? गजेट मतलब राजपत्र में राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से इसे स्थापित किया जाता है। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति है, इसको कैसे स्थापित किया जाता है? राजपत्र मतलब गजेट में राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से। क्या? राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से राजपत्र में यदि छाप दिया जाता है तो इसकी स्थापना हो जाती है। सदस्य की बात करें तो सभी के सभी सदस्य राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके सभी सदस्य किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कार्य की बात करें, ये कार्य क्या करता है? तो शहरी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करना इसका मुख्य कार्य है। क्या शहरी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करना इसका मुख्य कार्य है? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में माउंट आबू और पुष्कर, या राजस्थान में माउंट आबू और पुष्कर ऐसे 2 उदाहरण थे जहां 1993 में ये हमारे जो नोटिफाइड एरिया कमिटीज बनी हुई थी, लेकिन 1993 में इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया था। पहले माउंट आबू और हमारे क्या पुष्कर में, ये दोनों को दोनों क्या है? क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत आते थे, लेकिन 1993 में इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। फिर एकल उद्देश्य अभिकरण की बात करें, सिंगल पर्पज एजेंसी की बात करें, सिंगल पर्पज एजेंसी की बात करें तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। उद्देश्य की बात करें तो किसी विशेष उद्देश्य मतलब शहरी विकास की पूर्ति की स्थापना के लिए, क्या शहरी जो विकास है तो शहरी विकास की पूर्ति के लिए हमारे एकल उद्देश्य अभिकरण की स्थापना की जाती है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल 7 विकास प्राधिकरण, कितने? 7 विकास प्राधिकरण है, जो कैसे? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, ये हमारे क्या है? 7 विकास प्राधिकरण है, जिसमें और सबसे पहले जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1982-83 में। जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हमारे 2008 में की गई थी। अजमेर की बात करें तो अजमेर की 2012 में, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर की बात करें, कोटा उदयपुर की 21 के बाद और बीकानेर भरतपुर की दिसंबर 2024 के बाद हमारे क्या विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। फिर पोर्ट ट्रस्ट की बात है, जिसे न्यास पत्तन कहते हैं, तो पोर्ट ट्रस्ट न्यास पत्तन की बात करें तो ये सांविधिक निकाय होते हैं। संवैधानिक नहीं होते, क्या होते हैं? सांविधिक निकाय होते हैं। किसके आधार पर इसको बनाया जाता है? तो संसद के द्वारा कानून बना के इन्हें बनाया जाता है। बनाने का उद्देश्य क्या है? बंदरगाह क्षेत्र में विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए में यूएलबी मतलब अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।